सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से पुनः कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने जिस प्रकार पतंग कविता पढ़ी, उसी कड़ी में आज निबंध बाजार दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। इनके रचनाकार जैनेन्द्र कुमार। पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा निबंध के बारे में संक्षिप्त, वैसे तो 9वीं 10वीं या 11वीं कक्षा में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने उसकी ली थी। निबंध हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। खैर दूसरे भी कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन निबंध इनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी है। उसका कारण कहानी, उपन्यास या अन्य विधाओं में लेखक अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है, लेकिन निबंध में यथार्थ अपने अनुभव को उसमें शेयर करता है, शामिल करता है। निबंध नि धन बंध दो शब्द से मिलकर बना है। मेरे एक मित्र से मजाक भी हुई थी, उनने निबंध यानी कि जिसमें कोई बंधन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। निबंध अर्थात बंधन युक्त, सम्यक रूप से बंधा हुआ। निबंध में लेखक अपने वैचारिक क्षमताओं का प्रयोग करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अपने तथा दूसरों के अनुभवों को बांटता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको निबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है कि गद्य लेखकों कवियों की कसौटी है। यदि गद्य लेखकों और कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के प्रणेता, इनके द्वारा ये बहुत ही बढ़िया परिभाषा बताई गई, जिससे हम समझ सकते हैं कि निबंध क्या है। इसी कड़ी में हम आज बाजार दर्शन निबंध पढ़ने जा रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार का थोड़ा सा परिचय हम जाने। जैनेन्द्र कुमार एक हिंदी साहित्य में कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित है। मुंशी प्रेमचंद के बाद अगर किसी का नाम आता है तो उनमें जैनेन्द्र कुमार का नाम भी शामिल किया गया है। जैनेन्द्र कुमार ने न केवल कहानी, उपन्यास, ऐसे देखा जाए तो उनके उपन्यास परख, सुनीता और विशेष करके त्यागपत्र से उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन उन्होंने विचार प्रधान निबंध भी लिखे हैं। उन विचार प्रधान निबंधों में बाजार दर्शन बहुत अच्छा एक निबंध, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में शामिल किया गया है। बाजार दर्शन, जैसे कि नाम से हम समझ सकते हैं कि बाजार, आए दिन हम भी बाजार में जाते हैं, विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। बाजार की सार्थकता एक व्यक्ति किस प्रकार देता है, या बाजार की वास्तविकता को किस प्रकार एक व्यक्ति देता है, ये बाजार दर्शन के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद ये सामान्य तौर पर 1-1.5 दशक पहले प्रारंभ हुआ है, लेकिन जैनेन्द्र कुमार ने कई दशक पहले बाजार निबंध को लिखा है और
उसके अंतर मूल्य बोलेंगे, वास्तविकता आज भी हमें दिखाई देती है। बाजार दर्शन निबंध में लेखक बाजार की जादुई ताकत से परिचित कराते हैं कि किस प्रकार बाजार आकर्षण करता है। बाजार का जादू चुंबक की तरह आकर्षित करता है, किंतु चुंबक केवल लोहे को आकर्षित कर सकता है। वैसे ही यहां पर भी अनेक 2-3 प्रकार की मन स्थितियों को बताया है, समझाने की कोशिश की है। पाठ के अंतर्गत हम प्रारंभ में हम देखते हैं बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, जिसके अंतर्गत लेखक ने 2 मित्रों के माध्यम से उनके जो अनुभव हैं उनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझाने की कोशिश की है। लेखक पहले बताते हैं कि उनका पहला मित्र जो बाजार जाता है, एक सामान्य वस्तु शायद खरीदने जाता है, लेकिन बाजार के आकर्षण में, बाजार की चकाचौंध में वह फंस जाता है और अनेक वस्तुएं खरीद लेता है, अनेक अनावश्यक वस्तुएं भी शायद खरीद लेता है और आने पर अपनी पत्नी पर दोष लगा देता है। आए दिन हम भी देखते हैं कि बाजार में जब जाते हैं, हमारे घर में भी माता पिता जाते हैं या अन्य कोई रिश्तेदार वगैरह जाते हैं, तो अधिकतर पत्नी की ओर जोड़ देते हैं कि पत्नी के कारण ये सामान हमने अनावश्यक वस्तुएं खरीद ली। लेखक इस बात को अस्वीकार करता है, नहीं मानता है। वास्तविक लेखक के अनुसार बाजार के आकर्षण के कारण इंसान अपने परचेजिंग पावर, खरीदने की जो क्षमता है, उसको प्रदर्शित करता है। इंसान एक दूसरे को देखकर, शायद हम भी देखते हैं कि हमारे आसपास पड़ोसी के पास क्या है, वैसा हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास भी सब कुछ हो, लेकिन हमारी क्या आवश्यकता है, इस बात को शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसी कारण उपभोक्तावाद बढ़ता है। यहां पर हम दूसरे पॉइंट पर अगर हम गौर करें तो बाजारवाद का प्रभाव जो बताया, दूसरे मित्र के माध्यम से भी बताया है कि बाजार के चकाचौंध में किस प्रकार व्यक्ति फंस जाता है। एक पहला मित्र जिसने अनावश्यक वस्तुएं खरीद ली, जो भी वस्तुएं सामने आई, क्योंकि बाजार का जादू आकर्षित करता है। वैसे ही यहां पर भी एक मित्र और गए जो बाजार की चकाचौंध में इतने रम गए, उसे लगता कि ये भी सामान लेना चाहिए, वो भी वस्तु लेनी चाहिए, ये भी लूं, वो भी लूं, कुछ खरीदूं और बाकी को छोड़ने की इच्छा नहीं है। और इसी दुविधा में, इसी असमंजस में वह एक भी वस्तु नहीं खरीद पाता है, घर खाली आ जाता है। तो ये इस प्रकार 2 मित्रों के माध्यम से बाजार दर्शन या बाजार के जो बोलेंगे जादुई शक्ति किस प्रकार व्यक्ति विशेष को आकर्षित करती है, इस बारे में बताने की कोशिश की है। आगे हम देखते हैं बाजार का जादू चढ़ता और उतरता। लेखक की राय में जब बाजार का जादू चढ़ता है, अर्थात बाजार की चकाचौंध में इंसान आ जाता है, तो वो अनावश्यक वस्तुएं, बहुत सारी फैंसी चीजें हम भी खरीद लाते हैं। ऐसे समय में विशेषकर मॉल वगैरह में हम देखते हैं, तो मॉल में जो करीने से सजी हुई वस्तुएं हैं हमको निरंतर आकर्षित करती है और हम ये सोचते हैं कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, और ले लेते हैं। लेकिन घर पर आने के बाद हमें मालूम होता है कि ये वस्तु तो मेरे किसी काम की नहीं है, यूं ही आकर्षणवश ले ली। तो बाजार का जादू जब चढ़ता है तब विभिन्न वस्तुएं हम खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन जब घर पर आया हम वस्तु स्थिति को समझते हैं तो हमको लगता है कि हमने व्यर्थ ही पैसा
फिजूल खर्च किया है। तो इस प्रकार बाजार का जादू निश्चित रूप से बहुत प्रभाव डालता है। बाजार का जादू चढ़ने उतरने में दो तीन जो स्थितियां हैं वो अलग अलग है। जब जेब खाली हो और मन भी खाली, इन पॉइंट पे हम ध्यान देंगे। पूरा बाजार दर्शन निबंध को हम इसी पॉइंट के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जब हमारी जेब खाली है और मन भी खाली है तो भी बाजार का जादू हम पर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय कुछ खरीदने की क्षमता नहीं रहेगी, केवल आकर्षण ही रहेगा। जेब भरा हो और मन खाली हो, जैसे पहले मित्र के बारे में बताया, परचेजिंग पावर, क्रय करने की शक्ति। जेब भरा है लेकिन मन खाली होने से मतलब है हम कोई प्लानिंग नहीं करके गए, या हम कि हमें क्या खरीदना है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी वास्तविक हमको क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए, ये हमारे मन में नहीं है। तो ऐसी स्थिति को मन खाली कहा है। लेकिन यदि ऐसे समय में जेब भरी हो तो बाजार का जादू गजब का असर डालता है, और पहले मित्र की भांति वह अनावश्यक वस्तुएं जो उन्हें लगती है कि ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, और वो खरीद लेता है, और घर पर आकर उसका मूल्यांकन करता है तो निश्चित रूप से उसे लगता है कि फालतू फिजूल खर्च किया है। तीसरी स्थिति, मन भरा हो। मन भरा हो निश्चित रूप से तब हम बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। बाजार की सार्थकता तभी दे सकते हैं जब हम ये सोचें कि हमें क्या लेना है, हमारी जरूरत क्या है, हम उसमें संतुष्ट हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि हम पड़ोसी से तुलना करें या किसी अन्य से तुलना करें कि उनके पास ये है वो है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं क्या है, ये मुख्य बात है। और इसी को मन भरा हुआ कहते हैं। हमारे घर में क्या आवश्यकता है, इस पूरी प्लानिंग के साथ यदि हम बाजार जाते हैं तो बाजार की सार्थकता दे पाते हैं। एक और स्थिति इसमें बताइए, मन बंद हो जाना। स्थितियों को अगर हम पाठ में देखें, मन बंद हो जाना, तो मन बंद हो जाना यहां पर ईश्वरीय शक्ति की ओर जोड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा मन बंद नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, भौतिक युग में जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अनेक वस्तुओं का लोभ लालच रहता है, हमें आवश्यकता रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो साधु संतों की श्रेणी में या ईश्वर की श्रेणी में आती है। उनको हम कह सकते हैं कि उनका मन बंद हो जाता है, उनको कोई लालच, सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं रहता है। इसी कड़ी में एक और रहता है, मन में नकार उत्पन्न होना। ये भी बाजार की सार्थकता नहीं ला पाता है। नकार उत्पन्न होना यानी शंका करना कि ये वस्तु बेकार है, वो वस्तु बेकार है, ये क्यों लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, ये भी क्यों लिया, वो भी गलत है, ये भी गलत है। अगर इस प्रकार की मानसिकता आती है, इस प्रकार का अगर हमको शक शुभा होता है, तो निश्चित रूप से हम किसी वस्तुओं को ले नहीं पाएंगे, हम बाजार को सार्थकता बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर भी चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश की कि किस प्रकार मॉल में एक अगर मन की स्थिति को देखें तो अमीर लोगों की ओर दृष्टि जाती है। अमीर लोग ही अधिकतर मॉल जैसी बाजार में जाते हैं और अपने आवश्यकताओं की वस्तु खरीदते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार सामान्य बाजार में जाते हैं, जो अपनी सामान्य स्थितियों को, सामान्य वस्तुओं को, जो भी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। निम्न वर्ग के लोग हाट बाजारों में जाते हैं, जहां पर जगह जगह हाट लगते हैं, वहां पर अपनी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति, अपने आवश्यकता की वस्तु को वो खरीदते हैं। इस प्रकार बाजार दो तीन दृष्टि, अलग अलग दृष्टिकोण रखता है, अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं। जीवन की
श्रेष्ठता से जीने की कला अगर हम देखें तो वो एक तीसरा उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भगत जी, चूर्ण बेचने वाले भगत जी के माध्यम से लेखक हमारे जैनेंद्र जी ने समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार एक संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। संतोषी जीवन अगर रहेगा तो निश्चित रूप से वो बाजार को बहुत अच्छी सार्थकता देगा, बाजार भी उससे, और दोनों एक दूसरे से तालमेल रखकर शायद खुश रह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भगत जी का बताया कि किस प्रकार भगत जी का एक व्यवहार है, उसके जो नेचर है वो एक सामान्य इंसान की तरह संतोषी जीवन है। वह बाजार से चूर्ण वगैरह लेता है बेचने के लिए और केवल 6 पैसे तक बेचने के बाद बाकी चूर्ण बच्चों में बांट देता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता उतनी है, उसका संतोष उतना ही है। तो अगर संतुष्ट व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो बाजार के आकर्षण में कभी नहीं फंसेगा। यहाँ हम आगे देखते हैं कि भगत जी जब बाजार जाते हैं अपनी वस्तुएं लेने, तो जो वस्तुएं लेनी है सीधे उसी दुकान पर जाते हैं, वहां से खरीदते हैं, बाजार उनको देखता रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि रास्ते में खड़े मान लो हम और कोई लग्जरी गाड़ी या बढ़िया गाड़ी निकलती है तो थोड़ा विचार करते हैं कि मैं भी किसी अमीर के यहाँ क्यों पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये बातें भगत जी को कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनका ध्यान केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर है। जैसे ही ध्यान भटका, हम ये वस्तुएं भी हमारे पास होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, अगर इस मन स्थिति में यदि जाते हैं तो हम निश्चित रूप से बाजार या समाज में असंतोष, घृणा और गरीबी जैसे बातें ले आते हैं। इस प्रकार आखिरी में हम देखते हैं कि बाजार की सार्थकता भगत जी जैसा व्यक्ति ही दे सकता है। सार्थकता वही दे सकता है जो व्यक्ति जानता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी आवश्यकताएं क्या है। ये नहीं कि मैं वो ले लूं, ये ले लूं। निश्चित रूप से उसमें बाजार में असंतोष बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा। बहुत सारी, हम अगर कॉमर्स का सिद्धांत अगर हम देखें, मांग और पूर्ति का नियम अगर हम देखें, तो जितनी मांग बढ़ेगी उतनी पूर्ति के लिए, तो अगर निश्चित रूप से हमको जितना संतोष, जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु का अगर हम प्रयोग करेंगे तो पूर्ति भी उतनी ही हो जाएगी, बाजार भी हमें सार्थकता प्रदान करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर पूर्ति बढ़ने पर हो सकता है कि हम देखते हैं कि नकली सामान वगैरह, नकली फैक्ट्रियां लगती है और उसी होड़ में खरीदते जाते हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें जो मनुष्य, अगर व्यक्ति वास्तव में बाजार की सार्थकता अगर समझता है तो उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार ही रहना चाहिए, नहीं तो बाजार की चकाचौंध में हम निश्चित रूप से बाजार को सार्थकता कभी नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं लेखक जैनेंद्र कुमार हमें संदेश देना चाहता है कि बाजार के चमक दमक में न फंसकर हमें हमारी आवश्यकताओं की वस्तुएं हमें खरीदना चाहिए। आज आप लोग भी इस पाठ को, इसको समझे होगा, और भी एक बार आप लोग जरूर देखें, आप लोग पाठ पढ़ें, PDF में जो भेजा जाता है वो आप लोग पढ़ें, और स्वयं को, अपने मित्रों को, अपने माता पिता को भी हम बता सकते हैं कि बाजार जाने से पूर्व हमें क्या करना, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कि किस प्रकार हमें कौन कौन सी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उसको बैठकर हम समझें, विचार करें, मनन करें, उसके बाद ही बाजार जाएं। मैं सोचता हूं कि इस पाठ से आप भी बाजार को सार्थकता देंगे। धन्यवाद।